गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने परावर्तन का जो टॉपिक था उसको हमने कंप्लीट कर लिया और उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है वो मैं एक आपको समझा देती हूँ। उसी के अकॉर्डिंग आपको जो अन्य न्यूमेरिकल हैं आपके नोट उस बुक में एग्जाम्पल भी दे रखे हैं और नोटबुक बुक के पीछे भी दे रखे हैं, तो आप करने की कोशिश करना। और जो न्यूमेरिकल आपको नहीं आए वो मुझे आप डाउट में लिख के बताना, ठीक है। तो मैं एक आपको बता देती हूँ कि किस प्रकार से अपन इस प्रकार के जो न्यूमेरिकल है उसको अपन कैसे करेंगे। एक अपन ने न्यूमेरिकल ले रखा है, एक व्यक्ति का चेहरा शेविंग दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। शेविंग दर्पण जो है वो अवतल दर्पण होता है। शेविंग दर्पण कौन सा होता है? अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण से एक व्यक्ति का चेहरा क्या हो जाएगा? बिंब हो जाएगा, ठीक है। और दूरी कितनी है? बिंब की दूरी कितनी हो गई? 20 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? u बराबर 20 सेंटीमीटर। यदि शेविंग दर्पण की फोकस दूरी 80 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी को अपन किससे व्यक्त करते हैं? f के द्वारा व्यक्त किया जाता है और उसकी दूरी कितनी है? 80 सेंटीमीटर। तो बनने वाले प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी ज्ञात कीजिए। आपको v पता करना है, आवर्धनता ज्ञात कीजिए, आपको m भी पता करना है। न्यूमेरिकल में जो भी आपके पद दे रखे हैं, जो भी मान दे रखे हैं, उनको आप इस प्रकार से लिख लोगे। और शेविंग दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण है। यहाँ पर देखिए ये अवतल दर्पण है, यही था ना अवतल दर्पण, पता है सबको। और ये इसका वक्त पता क्या है? ये इसका फोकस बिंदु, ये फोकस दूरी हो गई, ठीक है। फोकस दूरी कितनी दे रखी है? इस प्रकार की न्यूमेरिकल में क्या है, थोड़ा सा अगर आप डायग्राम बना लोगे तो स्थिति एकदम क्लियर हो जाएगी। आपको एकदम क्लियर पता लग जाएगा कि आपने जो आंसर निकाला है वो सही है या गलत, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 80 सेंटीमीटर फोकस दूरी है। 80 सेंटीमीटर मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है? 80। इसी को कहते हैं ना फोकस दूरी। और बिंब की दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ? 80 से कम। यहाँ पर लगभग यहाँ पर बिंब रखा हुआ है, व्यक्ति का चेहरा यहाँ है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो बिंब कहाँ रखा हुआ है, इसके लिए आपको जो मैंने आपको 6 स्थितियां बताई थी वो आपको ध्यान होनी चाहिए। तो यहाँ कौन सी स्थिति है? छठे नंबर वाली स्थिति है। छठे नंबर की स्थिति पे हमने बिंब को कहाँ रखा था? ध्रुव और फोकस बिंदु के मध्य रखा था। ये छठी स्थिति है अवतल दर्पण की, जिसमें आभासी प्रतिबिंब बना था। तो यहाँ पर ही आपको ये पता लग जाएगा कि प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनेगी, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा। ये सारी स्थितियां आपको इतने से डायग्राम से ही पता चल जाएगी। चल रही है ना? देखो हमने चित्र बनाया, इसने 80 सेंटीमीटर फोकस दूरी लिख रखा है तो हमने इसको 80 बना दिया, यहाँ से लिख दिया। अब u कहाँ है? व्यक्ति का चेहरा मतलब बिंब कितनी दूरी पर है? 20 सेंटीमीटर दूरी पर है। इसका मतलब फोकस दूरी के अंदर है ना। तो यहाँ पर ये जो दूरी है 20 है, इसका मतलब पोजीशन कौन सी होगी? छठी वाली पोजीशन। अब यहाँ थोड़ा सा मैं परिवर्तन करके आपको बता रही हूँ कि अगर यहाँ u 100 सेंटीमीटर होता, सपोज मान लो u 100 सेंटीमीटर होता, तो 80 से इधर होता। 80 तो यहाँ तक ही आ रहा है, यहाँ तक कितना सेंटीमीटर आ रहा है? 80 सेंटीमीटर। यहाँ से 20 और आप लगभग आगे ले लो, तो बिंब कहाँ होता? F और C के मध्य होता ना। बिंब कहाँ होता? F और C के मध्य। बात समझ रहे ना? अब यहाँ अगर कोई बिंब है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये भी मैंने आपको स्थिति बता रखी है। वो जो 6 स्थितियां बताई हैं वो मैंने जब पढ़ाया था तब भी मैंने आपको बताया था कि इम्पोर्टेंट है। और मैं अभी भी आपको कह रही हूँ कि जितने भी न्यूमेरिकल हैं
वो चाहे लेंस के हैं, वो चाहे दर्पण के हैं, वो अगर आप डायग्राम की ये 6 स्थितियां जो लेंस की भी है और दर्पण की भी है, वो अगर आपको ध्यान में है, आपको आते हैं आपको, तो ये न्यूमेरिकल आप इजीली कर सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं होगी आपको। दूसरा जो चिन्ह परिपाटी है उसमें उसका भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ अब देखो ये भी बगर है तो आपतित प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी, ये आपतित प्रकाश की किरण जा रही है। आप दूरियां कहां से नापोगे? ध्रुव से नापोगे। ध्रुव से नापकर और आप कहां चलोगे? इधर चलोगे। नापते हुए कहां चलोगे? इधर चलोगे। तो आपतित किरण की विपरीत दिशा में चल रहे हो ना। तो ये U और F जो है वो आप बताइए कि ऋणात्मक होंगे या धनात्मक, माइनस में आएंगे या प्लस में आएंगे? अगर आपतित किरण की उल्टी दिशा में, विपरीत दिशा में अगर हम चलते हैं तो बता रखा है मैंने, तो ये आएंगे ऋणात्मक। तो U भी ऋणात्मक होगा और F भी ऋणात्मक होगा। और आपको इससे ये 20 सेंटीमीटर दूरी आपको बता रखी है, इससे आपको ये बात क्लियर हो गई कि इसका प्रतिबिंब क्षति पोजीशन में कहां बनता है? दर्पण के पीछे बन रहा था, सीधा बन रहा था, बड़ा बन रहा था। छठी कंडीशन आप अपनी नोटबुक में निकाल कर देख लीजिए। वस्तु से बड़ा बनेगा, सीधा बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी बनेगा। जो सीधा बनता है वो आभासी भी बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप, अच्छा एक बात और मैं बता दूं आपको, जो मूल चीजें हैं जो आपको न्यूमेरिकल में विशेष रूप से ध्यान रखनी है वो ये कि दर्पण कौन सा है। पहली बात तो लेंस है या दर्पण, क्योंकि लेंस के लिए सूत्र अलग है, दर्पण के लिए सूत्र अलग है। तो पहली बात आपको न्यूमेरिकल में ये देखनी है कि दर्पण है या लेंस। दूसरी बात आपको ये देखनी है कि लेंस और दर्पण जो भी है वो कौन सा है, अवतल है या उत्तल, क्योंकि दर्पण भी 2 प्रकार के होते हैं और लेंस भी 2 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला काम कि दर्पण है या लेंस, दूसरा काम कौन सा है, अवतल है या उत्तल, वो देखना जरूरी क्यों है? क्योंकि हम माइनस प्लस का निर्धारण तभी कर सकेंगे जब हमें दर्पण का वो ये पता होगा कि अवतल है या उत्तल। तो ये पूरी बातें आपकी क्लियर हो गई। मैं केवल एक एग्जांपल नहीं बता रही, मैं ऑल ओवर समझा रही हूँ आपको कि आप इस तरह के सभी एग्जांपल कर सके अपने आप। ठीक है ना? तो यहाँ पर चूंकि ये दर्पण है तो दर्पण का फॉर्मूला क्या होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये सूत्र है ना दर्पण के लिए, दर्पण सूत्र पर नहीं पढ़ा था, यही फॉर्मूला है उसका। अब यहाँ पर अपन वैल्यू रख देंगे सबकी। किसकी वैल्यू रखनी है हमें? f की रखनी है और u की रखनी है। तो f की वैल्यू क्या है? 1/-80 बराबर 1/v, v हमें पता करना है, प्लस 1/-20। चिन्ह सहित हम यहाँ पर वैल्यू रख देंगे। तो हमने वैल्यू रख दी। अब यहाँ ये चीज ज्ञात करनी है तो 1/20 को अपन इधर ले आए। जब 1/20 को जब इधर लाएंगे तो ये माइनस वाला चिन्ह किस में बदल जाएगा? प्लस में बदल जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? 1/v बराबर 1/20 माइनस 1/80। 1/20 इधर माइनस में है, बराबर के जब उधर जाएगा तो वो किस में बन जाएगा? प्लस में बन जाएगा। ये 1/20 प्लस का आ गया और 1/-80 ये वाला जो चिन्ह है ये बीच में आ जाता है। एक बात मैं आपको बता दूं, जैसे ये है आपका 1/-2, तो इसका आप सही स्थिति में कैसे लिखोगे? ये ऐसे लिखा जाएगा -1/2। ये जो आप बट्टे वाली लाइन बनाते हो ना, इस बट्टे वाली लाइन के यहाँ पर माइनस लगता है, चाहे माइनस ऊपर है चाहे माइनस नीचे है। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो जैसे ये लिखा हुआ है -1/2 या 1/-2। इन दोनों को हम कैसे लिखेंगे? -1/2। माइनस हमेशा इस बट्टे वाली लाइन की सीध में यहाँ आता है,
ना तो ऊपर अलग से आएगा और ना ही नीचे अलग से आएगा। तो ये बात आप ध्यान रखें। तो यहाँ पर ये माइनस, ये यहाँ था ना माइनस वाला, इसको अपन बीच में लगा दिया। अब यहाँ पर अपन लघुत्तम ले सकते हैं। लघुत्तम कितना आ जाएगा? ये आपका लघुत्तम आ जाएगा 80। ठीक है, 20 का भाग 80 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4 आता है ना, ये लघुत्तम लेना। माइनस 80 का भाग 80 में देंगे तो 1 आएगा। 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा। ये मान आपका आ रहा है 1/20 का, 1/20 आ रहा है। इसको इससे घटा देंगे तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 3/80। ये किसका मान आया? 1/20 का आया। ठीक है, अब आप v निकालोगे, इसको पलट दोगे। जब ये पलटा जाएगा तो इसको भी आपको पलटना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये इसका जो मान आएगा वो आ जाएगा v बराबर 80/3। भाग लगा देंगे तो क्या आ जाएगा? 2 6.67 इतने सेंटीमीटर में आ रहा है, तो ये सेंटीमीटर में आएगा। और प्लस में आ रहा है, v की वैल्यू प्लस में आ रही है, v का मान प्लस में आ रहा है। ये आपको पता है प्लस में क्यों आ रहा है? v का मान धनात्मक आ रहा है, इसका मतलब कि नापी गई दूरी ध्रुव से नापेंगे और आपतित किरण की दिशा में चल रहे हैं। आपतित किरण की दिशा में चल रहे हैं, इधर चल रहे हैं। आपतित किरण की दिशा ऐसे है। ठीक है ना, तो v अगर प्लस में बनेगा तो कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। ये अभी और क्लियर हो जाएगा कि आभासी हमने कैसे निर्धारण किया कि आभासी बन रहा है। तो हमारा v का मान निकल गया। अब हमें निकालना है आवर्धनता। आवर्धनता का सूत्र हमारे पास में m बराबर h डैश बटे h बराबर -v/u। ये वैल्यू रख देंगे। m बराबर माइनस, ये वाला माइनस तो फॉर्मूले का है। v का मान क्या है? 80/3 लेते हैं। काटने में आसानी रहेगी, आप 26.67 भी लिख सकते हो। ठीक है ना, और 80/3 भी लिख सकते हो, जिससे काटने में इजी रहे। बटे u का मान कितना है? -20 माइनस से माइनस काट दो, कट जाएगा। ऊपर भी माइनस है, नीचे भी माइनस है, ये कट हो गया। m बराबर 80/3 बटे -20। माइनस से माइनस हमने काट दिया। अब देखिए यहाँ यह पलटना आपको आता है क्या? आप 20/1 मान लीजिए। ये 1 जो है वो किसके पास जाएगा? 80 के पास। उलट जाती है ना संख्या, भाग लगाता है तो। और 20 3 के पास, तो ये क्या जाएगा? 80 गुणा 1, या 1 को अपन लिखते नहीं है, बटे में 3 गुणा 20। इसको आप काट दो, कितना जाएगा? 4, यह जाएगा 4/3 बराबर 1.33। लगभग कितना आया? 1.33। 3 एकम 3, 1 बचेगा 0, 10 3 3 9, फिर 1 बचेगा तो 3.33। तो अपन 3.3 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए आप, पहली बात कि m का मान धनात्मक आ रहा है। मैंने आपको कल परसों ही बताया था कि m का मान, आवर्धनता का मान धनात्मक आने का मतलब क्या है, प्रतिबिंब कैसा बनेगा। m का मान जब ऋणात्मक आता है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, ये बात मैंने आपको बता रखी थी। तो यहाँ पर m धनात्मक है,
तो प्रतिबिंब M धनात्मक है, अतः प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी। M धनात्मक है इसलिए प्रतिबिंब आभासी बनेगा। अब यहाँ आप एक बात और देखिए, M का जो मान है वो 1 से बड़ा आ रहा है ना, 1.33 मतलब 1 से ज्यादा है। ऊपर वाली संख्या का मान नीचे वाली संख्या से ज्यादा आ रहा है। अब ऊपर हमारे पास में क्या है? h डैश, और नीचे क्या है? h। इसका मतलब कोई भी राशि अगर 1 से ज्यादा है, 1 से अगर बड़ी आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि ऊपर वाली राशि बड़ी है, नीचे वाली छोटी। ये बात है ना कि इसके ऊपर जो लिखी हुई, ऊपर वाला जो मान लिखा हुआ है वो बड़ा है और नीचे वाला मान क्या है? छोटा। और ऊपर क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई, नीचे क्या है? बिंब की ऊंचाई। इसका मतलब बिंब प्रतिबिंब की ऊंचाई तो ज्यादा है और बिंब की ऊंचाई कम है। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा? बड़ा बनेगा ना। छठी स्थिति मैंने आपको पहले बता दी कि छठी स्थिति है। छठी स्थिति में और प्रतिबिंब बड़ा बनता है, सीधा बनता है, आभासी बनता है। ये सभी बातें मैंने आपको बता दी थी। और आपको पता कैसे लगेगा कि कौन सी स्थिति है? इसके लिए जो आपको वैल्यू दे रखी है उस वैल्यू के अनुसार आप डायग्राम बना लो। आपको अपने आप ही पता लग जाएगा कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ प्रतिबिंब आभासी बनेगा तथा बिंब से बड़ा बनेगा। तो ये एक न्यूमेरिकल मैंने आपको करके बताया है, बाकी एग्जाम्पल जो है आप करके देखना। और कहीं भी आपके डाउट आता है तो आप मुझे बताना कि कौन सा एग्जाम्पल आपके क्लियर नहीं होगा। इसके बाद अपन जो अगला बिंदु है हमारा वो है अपवर्तन। अपवर्तन के बारे में थोड़ा बहुत आप जानते हैं। आपने छोटी क्लासों में शायद 8th क्लास में या 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि अपवर्तन किसे कहते हैं और परावर्तन और अपवर्तन में क्या अंतर है। तो अपवर्तन जो है, अपवर्तन में प्रकाश की किरण एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। विचलन होने का मतलब क्या हुआ कि वह अपने जिस रास्ते पर जा रही है, क्योंकि अपन जानते हैं प्रकाश की किरण सरल रेखा में गति करती है। ठीक है, जब तक वह एक ही माध्यम में गति कर रही है वो सरल रेखा में गति करेगी। अगर माध्यम बदल गया तो वह अपने पथ से हल्की सी हट जाएगी, विचलित हो जाएगी, मतलब अपने पथ से दूसरी दिशा में मुड़ जाती है। ठीक है ना, तो ये जो घटना है इसको अपन कहते हैं अपवर्तन। ये बात क्लियर हो गई? तो यहां पर जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने
मूल पथ से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, आप ये डायग्राम बना सकते हैं। ये पृथक्कारी प्रश्न है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो पृथक्कारी पृष्ठ पर, यहाँ एक शब्द आप और ऐड करोगे, पृथक्कारी पृष्ठ, पृथक्कारी पृष्ठ पर अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। यहाँ पर एक बात आप और ऐड करोगे कि विचलित होती है तो वहां वो कहां से होती है विचलित? यहाँ पर वायु है मान लो, यहाँ पर पानी है, जल है। ठीक है, प्रकाश की किरण मान लो यूं प्रवेश कर रही है तो इसका मूल पथ क्या है? ये मूल पथ है। अगर पानी नहीं होता तो ये प्रकाश की किरण को सीधे गमन करती है। अब जब पानी आ गया, माध्यम बदल गया, तो यह अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है, इस प्रकार से नहीं आ जाएगी, ये प्रकाश किरण होता है। ठीक है, तो यहां पर ये वायु और ये जल, ये माध्यम जो है वो विरल है और ये माध्यम है सघन। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद।